नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस का टेस्ट 7 अटेम्प्ट करेंगे। इसमें है 15 एमसीक्यूज आपके लिए और ये रहा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती शुष्क भूमि खेती के तहत नहीं की जाती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट कल्टिवेटेड अंडर ड्राईलैंड फार्मिंग? ज्वार, रागी, गन्ना, मूंगफली। ज्वार, रागी, शुगरकेन, ग्राउंडनट। तो इसका उत्तर होगा गन्ना, शुगरकेन। गन्ने की खेती के लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे शुष्क भूमि क्षेत्र में यानी सूखे वाले क्षेत्र में खेती उसकी नहीं की जा सकती है, ड्राईलैंड फार्मिंग उसकी नहीं की जा सकती। जबकि ज्वार, रागी और मूंगफली की खेती की जा सकती है क्योंकि उनके लिए जल की आवश्यकता कम होती है। अगला प्रश्न, मुद्रा के अवमूल्यन का क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी? इससे निर्यात में वृद्धि होती है और घरेलू मुद्रास्फीति में कमी आती है। इट लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड डिक्रीज इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। इससे निर्यात में कमी आती है और घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। इट लीड्स टू डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड इंक्रीज इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। इससे निर्यात और घरेलू मुद्रास्फीति दोनों में वृद्धि होती है। इट इंक्रीजेज बोथ एक्सपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। यह निर्यात और घरेलू मुद्रास्फीति दोनों को कम करता है। इट डिक्रीजेज बोथ एक्सपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। तो इसका उत्तर होगा इससे निर्यात और घरेलू मुद्रास्फीति दोनों में वृद्धि होती है। देखिए, मुद्रा का मूल्य अभी मान लीजिए कि $1 जो है वह 100 रुपये के बराबर है। अगर मुद्रा का अवमूल्यन होगा, डिप्रिशिएशन होगा या डिवैल्यूएशन होगा तो क्या हो जाएगा? $1 में जो है वह 110 रुपये के बराबर हो जाएगा, यानी पैसे का वैल्यू कम हो गया। अब पैसे का वैल्यू कम हो गया तो महंगाई बढ़ गई, उससे मुद्रास्फीति बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, क्योंकि आपको अब उसी सामान के लिए 100 रुपये नहीं बल्कि 110 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो मुद्रास्फीति जो है बढ़ गई। साथ ही साथ विदेशी के लिए सुविधा हो जाएगी कि वह $1 में अब 110 रुपये का सामान मंगवा सकता है। तो एक्सपोर्ट जो है, निर्यात जो है वह बढ़ेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड? चीनी, वायु, दूध, चाय, शुगर, एयर, मिल्क, टी। तो इसका उत्तर होगा चीनी। चीनी एक कंपाउंड है, C12H22O11। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों की राजधानियों में से कौन सी एक भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? विच वन अमोंग द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल्स इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर? हैदराबाद, भुवनेश्वर, पणजी, मुंबई। तो इसका उत्तर होगा पणजी। पणजी जो है गोवा की राजधानी है और यह जो है इक्वेटर के काफ़ी नज़दीक है। यह देखिए, यह रहा भारत। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर मुंबई है और इसके मुंबई के नीचे जो है वह है पणजी और इसी यहाँ पर जो है वह है हैदराबाद। तो पणजी जो है इक्वेटर और नीचे है, तो इक्वेटर के नज़दीक जो है वह होगा पणजी। भुवनेश्वर तो ऊपर है इस तरफ। अगला प्रश्न, 15वीं-16वीं शताब्दी के भक्ति संत शंकर देव का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? 15th-16th सेंचुरी भक्ति सेंट शंकर देव वॉज बॉर्न इन दिस स्टेट ऑफ इंडिया? बिहार, उड़ीसा, असम, राजस्थान। तो इसका उत्तर होगा असम। शंकर देव का जन्म असम में हुआ था और 15वीं-16वीं शताब्दी के वो भक्ति संत थे, वो वैष्णव संत थे और उनका योगदान जो है असमिया संस्कृति के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अहोम साम्राज्य के राजाओं को भी बहुत अधिक प्रभावित किया, साथ ही साथ कोच साम्राज्य के राजाओं को भी बहुत ही प्रभावित किया। उन्होंने सत्तरिया नृत्य को आगे बढ़ाने में उनका योगदान माना जाता है। साथ ही साथ वो भागवत की रचना, असमिया में भागवत की रचना के भी काफ़ी उनको श्रेय मिलता है। इसके अलावा उन्होंने ब्रजावली करके एक भाषा का भी विकास किया। साथ ही साथ उन्होंने बोरगीत करके संगीत का भी विकास किया। तो शंकर देव जो हैं वहाँ के बहुत बड़े कल्चरल आइकॉन हैं असम के। अगला प्रश्न, रोका और चेना क्रमशः इन देशों की झूम खेती है? रोका एंड चेना आर शिफ्टिंग कल्टिवेशंस ऑफ दीज कंट्रीज रिस्पेक्टिवली। श्रीलंका और थाईलैंड, थाईलैंड और ब्राज़ील, ब्राज़ील और श्रीलंका, थाईलैंड और श्रीलंका, श्रीलंका एंड थाईलैंड, थाईलैंड ब्राज़ील, ब्राज़ील एंड श्रीलंका, थाईलैंड एंड श्रीलंका। तो इसका उत्तर होगा रोका जो है वह है ब्राज़ील का और चेना जो है वह है श्रीलंका का। तो इसका उत्तर होगा सी, ब्राज़ील और श्रीलंका। देखिए, थाईलैंड का जो है उसका नाम है तमाराई। तमाराई जो है वह थाईलैंड की झूम खेती है। झूम खेती में के बारे में आप जानते होंगे कि झूम खेती में जगह बदल कर खेती की जाती है। एक जगह खेती की जाती है, फिर जगह बदल कर दूसरे जगह फिर खेती की जाती है। अगला प्रश्न, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में किसकी सिफारिश पर की गई थी? द इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेटअप इन 1990 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ पुंछी आयोग, पुंछी कमीशन, सरकारिया आयोग, सरकारिया कमीशन, राजमन्नार आयोग, राजमन्नार कमीशन, मुंगेरीलाल आयोग, मुंगेरीलाल कमीशन। तो इसका उत्तर होगा सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर ही अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल
की स्थापना की गई थी और इस सरकारी आयोग का गठन हुआ था 1983 में। यह राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंधों पर बनाया हुआ आयोग था। अगला प्रश्न, ग्वालियर प्रशस्ति इस राजा को समर्पित है। ग्वालियर प्रशस्ति इज डेडिकेटेड टू दिस किंग, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, मिहिर भोज, अस्कंदगुप्त। तो ग्वालियर प्रशस्ति जो है वह गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज को समर्पित है। गुर्जर प्रतिहार, याद रखेंगे इनके वंश का नाम। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने पर निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट सस्पेंडेड व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज, संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के साथ ही क्या हो जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी निलंबित हो जाता है। भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार यानी अनुच्छेद 19 में जो जितने भी अधिकार हैं वो सारे हो जाते हैं निलंबित, सस्पेंड हो जाते हैं। और इसके अलावा कानून के समक्ष समानता यानी आर्टिकल 14 के तहत जो मिला हुआ है अधिकार वो भी सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। केवल यह जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का जो अधिकार है आर्टिकल 20 में वह बचा हुआ रहता है और 21 यह बचा हुआ रहता है। संवैधानिक उपचार के अधिकार के बारे में यह कहा जा सकता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी में जो प्रेसिडेंट का जो डिक्लेरेशन है उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में अगर इस संवैधानिक उपचार के अधिकार की चर्चा की गई है कि इसे निलंबित किया जाता है तो वह निलंबित हो जाता है, क्योंकि जो भी इस तरह के राइट्स होते हैं उनका प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन किया रहता है। यह आर्टिकल 359 बताता है कि राष्ट्रपति अपने आदेश में जिन जिन अधिकारों को निलंबित करना चाहते हैं, मौलिक अधिकारों को निलंबित करेंगे, उनके बारे में वो चर्चा कर सकते हैं। और राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार जो है वह 19(1)(d) के तहत मिला हुआ है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 32 के तहत। अगला प्रश्न, मनु भाकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मनु भाकर? वह किसी एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला एथलीट हैं। शी इज द ओनली इंडियन फीमेल एथलीट टू विन 2 मेडल्स इन अ सिंगल ओलंपिक्स। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। शी सिक्योर्ड ब्रॉन्ज मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट। उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित 25 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। शी सिक्योर्ड ब्रॉन्ज मेडल इन मिक्स्ड 25 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट विद सरबजोत सिंह। वह महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। शी फिनिश्ड 4th इन द वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट। तो इसका उत्तर होगा उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित 10 मीटर, 25 मीटर नहीं बल्कि 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। यहाँ 25 मीटर जो है वह गलत लिखा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं कि एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली, किसी एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली वो एकमात्र भारतीय महिला एथलीट है। इसके पहले 2 पदक जीतने वाली जो महिला एथलीट हैं लेकिन अलग अलग ओलंपिक्स में उन्होंने जीता था वो थी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने रियो में जीता था, रियो ओलंपिक्स में जीता था और फिर टोक्यो में भी जीता था। रियो में उनको मिला था सिल्वर और टोक्यो में उनको मिला था कांसा, ब्रॉन्ज मिला था। इसके अलावा एक और भारतीय हैं जिन्हें कि ओलंपिक में 2 मेडल मिल चुके हैं, वो हैं सुशील कुमार। सुशील कुमार को रेसलिंग में मिला है। उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भी कांसा जीता था और 2012 में जो ओलंपिक हुआ था लंदन में वहाँ पर उन्हें मिला था चांदी, सिल्वर मिला था वहाँ पर उन्हें, यहाँ पर सिल्वर और यहाँ पर पहले उससे मिला था उन्हें कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल मिला था। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक उन्होंने जीता मनु भाकर ने। इसके अलावा उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में भी सरबजोत सिंह के साथ कांस्य पदक जीता, तो 2 कांस्य पदक मिले। साथ ही साथ 25 मीटर पिस्टल इवेंट में जो था मीटर पिस्टल स्पर्धा में उन्हें चौथा स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में धारा एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करेंट इन द सर्किट काफ़ी हद तक कम हो जाती है, रिड्यूसेज सब्सटेंशियली, नहीं बदलती है, डज नॉट चेंज, में उतार चढ़ाव होता रहता है, कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, बहुत बढ़ जाती है, इंक्रीजिंग हैविली। तो शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में धारा जो है बहुत अधिक बढ़ जाती है।
हिमाचल प्रदेश में मणिकरण किसके लिए जाना जाता है? मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, भूतापी ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी, जैव ऊर्जा। तो हिमाचल प्रदेश जो है वह भूतापी ऊर्जा के लिए जाना जाता है, या मणिकरण जो है इसका वह जियोथर्मल एनर्जी के लिए जाना जाता है। और भूतापी ऊर्जा क्या होती है? भूतापी ऊर्जा जो होती है वो भूमि के अंदर जो भी गर्म झरने हो या गर्मी हो उससे जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जियो का अर्थ हुआ भूमि और थर्मल का अर्थ हुआ तापी, तो उस जो अंदर में गर्म झरने इत्यादि हैं उनसे जो ऊर्जा प्राप्त की जाए वो है जियो थर्मल एनर्जी। और मणिकरण में ऐसे बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स पाए जाते हैं जिनसे कि ऊर्जा निकाली जा रही है, तो उसके लिए भूतापी ऊर्जा के लिए जाना जाता है मणिकरण। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल मानव पेट में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एसिड्स इज फाउंड इन ह्यूमन स्टोमक? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मेथनोइक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वह मानव पेट में पाया जाता है, हमारे स्टोमक में पाया जाता है और यह पाचन में सहायता करता है, पाचन का कार्य करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव लिटमस देता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव लिटमस? प्रोटोजोआ, लाइकेन, वायरस, सैक्रोमाइसिस। तो इसका उत्तर होगा लाइकेन। लाइकेन जो है उनसे ही पहले लिटमस प्राप्त किया जाता रहा और अभी भी लिटमस प्राप्त किया जाता है। जो लिटमस टेस्ट अम्ल, क्षार इत्यादि का पता लगाने के लिए किया जाता है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, दामिनेकोह ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस एक समुदाय को बसाने के लिए बनाया गया था? दामिनेकोह वाज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सेटल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज? संथाल, मुंडाज, मुंडा, ओरांज, उरांव, सोरा। तो इसका उत्तर होगा संथाल्स। दामिनेकोह क्षेत्र जो था वह आज का जो साहबगंज, पाकुर और गोड्डा क्षेत्र है, राजमहल की पहाड़ियों वाला, वहाँ पर संथाल को बसाया गया था। पहले वहाँ पर पहाड़िया बसते थे और यहाँ पर जो है संथालों को लाया गया वन इत्यादि का दोहन करने के लिए, यहाँ पर इन्हें बसाया गया था। उस क्षेत्र में बहुत ही कम आबादी थी, जंगल बहुत घने थे और इसमें एक ही उस समय जनजाति रहती थी जिसका नाम था पहाड़िया जनजाति। सौरिया पहाड़िया भी रहते थे, कुमारबाग पहाड़िया रहते थे और माल पहाड़िया रहते थे। यहाँ पर संथालों को बसाया गया ताकि इस क्षेत्र का अत्यधिक दोहन किया जाए, इसके जो घने वन थे इनका दोहन करना संभव हो सके। तो इसका उत्तर होगा संथाल। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो ज़रूर इसे लाइक कर दें। अगर आप नए हैं चैनल के लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें और कमेंट करके आप मुझे बताएं कि संथाल विद्रोह कब हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया था। कब और नेतृत्वकर्ता दोनों का नाम आपको बताना है कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।